नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। आज तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करेंगे। यार, किस्से जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही आ रहे हैं और मज़ेदार किस्से हैं ये। पहले थोड़ा मैं पाकिस्तान में बात के बारे में बात करूँगा, फिर बांग्लादेश के ऊपर जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें। बड़े मज़ेदार किस्से हैं, सुनिएगा। तो छोटे मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तो वो कह रहे न्यूयॉर्क जो एनुअल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का मीटिंग होता है वहाँ पे वो एड्रेस करें। फ्राइडे के दिन, जुम्मेवार फ्राइडे, तो एड्रेस करा उन्होंने। वही रोना धोना शुरू। इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया छाती पीट पीट के सिर्फ रोते ही रहते हैं। तो पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया, मैं कोट कर रहा हूँ, कि शहबाज शरीफ accused India of massive expansion of its military capabilities and issuing threat to cross the LOC for taking over Pakistan occupied Kashmir। भाई, ये जो मैसिव एक्सपेंशन ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहे हो, ये थोड़े ना पाकिस्तान के लिए है। ये जिन बड़े देशों से हमें खतरा है उनके लिए है। तुम क्या हो यार, इतनी सी पिद्दी सी देश हो तुम, इतना सा देश हो, तुम्हारे लिए इतना सारा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे छोटे मोटे जो है मिसाइल्स हैं वही काफ़ी है। बालाकोट तो पता चल गया ना, बालाकोट के बाद इतने उछल कूद क्यों मचा रहे हो। और दूसरी बात यह है, क्या कहा आपने, कि इशूइंग थ्रेट्स टू क्रॉस द LOC फॉर टेकिंग ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भाई, थ्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। हम जिस दिन चाहेंगे उसी दिन हम जाएंगे, उसको खाली करके अपने कब्जे में ले लेंगे। ये वो कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। ये जितना 1000 साल भी कोशिश कर लो कुछ नहीं कर सकते हो। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था ना, तो कुछ नहीं कर पाई। वैसे ही छाती पीटते रह जाओगे, रोते रोते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कुर्सी चली जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 2019 में भारत ने अब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370। भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया अब्रोगेट नहीं करेगा, क्या पाकिस्तान करेगा? हाँ, क्या समझ क्या रखा है आप लोगों ने? भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन आज चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और इंडिया का पार्लियामेंट में वो पास हुआ है। तो इंडियन पार्लियामेंट में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के भी MPs हैं, इतना याद रखना। तो अब उसको एब्रोगेट किया गया है। और एक उन्होंने एक लांछन लगाया कि चार्ज्ड इंडिया ऑफ ट्राइंग टू सब्जुगेट इट्स मुस्लिम पॉपुलेशन एंड ओब्लिटरेट इट्स इस्लामिक हेरिटेज। भाई, कश्मीरियत जो है ना, वो एक प्रॉपर आइडेंटिटी है और उसको भारत कभी नहीं मिटाएगा। तुम लोगों ने ना अपने यहाँ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में भर भर के पंजाबियों को भेज के यू हैव ऑलरेडी चेंज्ड द डेमोग्राफी। तो डोंट गिव लेक्चर्स टू इंडिया ऑन दिस इशू, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर वही रोना धोना हर बार कभी भी जाता है यार। 20 मिनट के जो स्पीच में 18 मिनट तो भारत के ऊपर ही चला जाता है, कश्मीर को लेके छाती पीटते हो। तो इसमें क्या है, भिखमंगा देश, भीख। अभी क्या हो गया है, जो 25वां भीख मिल गया है, किश्तों में मिलेगा अभी। तो इससे क्या होगा, अभी थोड़ा रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो गई है और ज़ुबान निकल आई है अभी दोबारा से। इसीलिए पाकिस्तान ये सारी हरकतों पे उतरा है और शहबाज शरीफ ये सारी बातें बोल रहा है। ये थोड़ा ये शहबाज शरीफ ये स्पीच लिखा होगा, आसिम मुनीर ने लिखा है, उनका जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ, उसने कहा है कि बेटा लेके जा, वहीं पढ़ लेना। और शब्द जो है एक एक करके जो मैंने लिखा है वही पढ़ना, इधर उधर मत करना। तो उसने वो पढ़ा है। अब भारत का जो करना है वो करेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हमारे ओर से क्या हुआ, इसी स्पीच का जो है
हमारे देश को एक राइट टू रिप्लाई होता है एट द जनरल असेंबली। जो जब भी कोई देश किसी देश का नाम लेके कुछ बोलता है, को जिस देश का नाम लिया है उसका राइट टू रिप्लाई का एक होता है। तो हमारे देश का जो है राइट टू रिप्लाई में हमारी एक यंग ऑफिसर हैं, महिला ऑफिसर हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज परमानेंट मिशन यूनाइटेड नेशंस में, उनका नाम है भाविका मंगलानंदन। उन्होंने एक बढ़िया स्पीच उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को लेके that a country run by the military known for its notoriety in spreading terrorism has had the audacity to attack the world's largest democracy। सही कहा। उनका देश क्या है? उनका देश सिर्फ एक जो है मुखौटा है। डेमोक्रेसी जो जमहूरियत है पाकिस्तान का क्या है? एक मुखौटा है। पीछे से कौन चलाता है? आर्मी चलाती है। तो आर्मी ही सब कुछ है। इसीलिए कहा गया है कि मिलिट्री कंट्री रन बाय द मिलिट्री। और उनका इतना मतलब जुबान अभी निकल आया है कि वो अभी नसीहत देने निकले हैं दुनिया का सबसे बड़े डेमोक्रेसी को। सही बात कही है उन्होंने। और एक भी का बात कही, मैं कोट कर रहा हूँ, द असेंबली रिग्रेटेबली विटनेस्ड अ ट्रेवेस्टी दिस मॉर्निंग। I speak about the reference to India in the speech of Pakistani PM. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. तो यहाँ क्या, यहाँ उन्होंने कहा कि देखिए आज सुबह यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक जो पाकिस्तान के पीएम ने जो कहा है, इट्स अ ट्रेवेस्टी। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि इन्होंने ये बात कही है, क्योंकि वो जो देश से आते हैं वो देश क्या करता है? वो देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है और उसको टेररिज्म को इस्तेमाल करता है एक वेपन के तौर पे अपने नेबर्स पे। अब नेबर्स क्यों कहा गया? क्योंकि ना सिर्फ भारत के ऊपर वो ये नहीं कर रहा है पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान के ऊपर भी कर रहा है, तो इसीलिए कहा गया है। तो वो अफगानिस्तान से भी इतना दुश्मनी मोलता है जितना वो भारत के साथ मोलता है। तो ये बात हुई। अब पाकिस्तान के जो है अभी फिनेंशियल कंडीशन तो बदतर है। अभी हुआ क्या है ना, उनको 25वां भीख मिल गया है। 25वां भीख जो है $7 बिलियन का भीख, $7 बिलियन का भीख जो IMF से मिला है। अब क्या है, IMF उसको 36 महीनों में वो बांट के इंस्टॉलमेंट्स में देगी। अभी फिलहाल मिलेगा $1 बिलियन। अभी जब $1 बिलियन मिलेगा तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत टफ टाइम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों कहा? क्योंकि ना ये जो भीख है ये समझ लीजिए आखिरी भीख होगा। 47 से लेके आज तक 2024 तक पाकिस्तान का ये 25वां भीख है। सोचिए कितने भीख मांग चुके हैं। देखिए कोई भी एक देश 47 में आज़ाद हुआ है, आज तक उसकी मतलब परिस्थिति बदतर से बदतर कैसे होता गया। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा जब बांग्लादेश की बात करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जैक्ट रीज़न क्या है इसका। तो वीडियो में बने रहे प्लीज़। तो ये क्या है कि अब $1 बिलियन आ गया है। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो है अभी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ना IMF का जो है अभी बहुत टफ कंडीशंस हैं उसके। पहले तो उसने कहा था कि मैं लोन दूंगा जब तुम भरोसे लायक जो पैसे इकट्ठा करोगे। तो किसी भी तरह सऊदी से, UAE से, चीन से पैसे इकट्ठा करके अभी कहा ना, शहबाज शरीफ ने सबको धन्यवाद दिया है, चाइना को ज़्यादा धन्यवाद दिया है, फिर सऊदी को, UAE को। तो ये हुआ है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? अभी औरंगजेब साहब क्या करेंगे? अभी टैक्स बर्डन इतना करेंगे लोगों के ऊपर कि जो लोग अभी चल भी सकते हैं फिर रेंगते हुए चलेंगे अभी पाकिस्तान के लोग। ये तो बिल्कुल होना ही था। एकदम हालत ख़राब है। ऊपर से
टैक्सेस इतना बढ़ाएंगे, सारी चीज़ों के कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये होगा। उसके साथ क्या होगा ना, मिलिट्री वाले खुश। मिलिट्री वाले क्यों खुश? क्योंकि ना अभी क्या होगा, अभी देव एक तो वो कर रहे थे जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी ला रहे थे चाइना से। अभी चाइना क्या है, चाइना ने कहा है कि देख भाई, मैंने तुझे पैसे दिए हैं आईएमएफ से लोन लेने के लिए, अब क्या करेगा तू, अब तू वेपन्स बनाएगा और मेरे कोलैबोरेशन से जो वेपन्स बनेंगे तेरे यहाँ वो बेचेगा और उससे मुनाफा कमा के मुझे पैसे वापस करेगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ चाइना। तो अब क्या करेगा पाकिस्तान, अभी F-17 बेचेगा अजरबैजान को। तो वो अभी वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी जो चाइना और पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वहाँ पे तैयार होगा वो और बिकी जाएगी। क्यों ना, इस बार हुआ क्या है, इस बार जो है जैसे चाइना पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त है, वैसे तुर्की बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन एर्दोगन जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट है, हर बार, हर साल, हर बार वो कश्मीर का इशू यूएनजीए में उठाते थे। इस बार लेकिन वो कश्मीर को इशू को लेके चुप। देखिए, भारत का भी एक वर्ल्ड स्टेज में ना एक स्टेटस है। अब तुम हम भारत को किसी ऐरे गैरे देश से जोड़ नहीं सकते हो, पाकिस्तान के साथ जोड़ के एक भिखमंगे देश के साथ तुम भारत को जोड़ोगे। टर्की भी अभी समझ गया है कि नहीं, भारत से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। तो इस बात को लेके टर्की ने भारत का जिक्र नहीं किया है। तो पाकिस्तान इसीलिए और भी दुखी है कि हमारा जो इतना पुराना दोस्त, वफादार दोस्त, जो ओआईसी में हमें हेल्प करता है, हर जगह हमें हेल्प करता है, इस्लामिक कंट्री है, ये है, फलाना है, ढिमका है, तो हमें हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। मन ही मन सोच रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हालांकि कश्मीर का नाम नहीं लिया है तुर्की ने, लेकिन वो हमारा हिताकांक्षी है, जो है वेलविशर है हमारा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस साहब, उन्होंने भी एक स्पीच दिया, बंगला में दिया यूएनजीए में। उन्होंने क्या कहा, आई कोट, I wish to assure that our government shall adhere to all international and regional and bilateral instruments that Bangladesh is party to. Bangladesh is open to nurture friendly relations with all countries based on mutual respect, upholding our dignity and pride and shared interests. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड भी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं अपने आप को कि उनकी सरकार, ठीक है भाई, उनकी सरकार जो है, जो वो सारी चीज़ें मान के चलेगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय हो या रीजनल हो या बायलैटरल जो है एग्रीमेंट्स जो हैं सारे देशों के साथ। भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थे उन्होंने एग्रीमेंट्स की थी। हु आर यू टू नॉट adhere to that? आपको मानना ही पड़ेगा। You are nobody to disregard those agreements. So that's one part, वो तो हो गया। और एक बात क्या कही उन्होंने, बांग्लादेश is open to nurture friendly relations with all countries based on mutual respect, upholding our dignity and pride and shared interests. उनको ये भी अभी लग रहा है कि उनको जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी, दूसरे म्यूचुअल रेस्पेक्ट दूसरे देशों के साथ रखेंगे, लेकिन म्यूचुअल रेस्पेक्ट चाहिए। तुम अगर रेस्पेक्ट दोगे तो तुम्हें वापस रेस्पेक्ट मिलेगा। ये तो हर जगह होती है। तो इफ़ यू, और कहा उन्होंने, अपहोल्डिंग आवर डिग्निटी एंड प्राइड एंड शेयर्ड इंटरेस्ट्स। तो ये बात सोचनी चाहिए, जब भारत के साथ ऐसे सब कर रहे हो, एंटी इंडिया टायरेड चला रहे हो, यू शुड थिंक ट्वाइस। अगर तुम्हें डिग्निटी चाहिए, प्राइड चाहिए एंड शेयर्ड इंटरेस्ट तो है ही है, सो यू शुड गिव अ थॉट ऑन दिस ऑल्सो। फिर उन्होंने कहा, आई कोट, वी आर कमिटेड टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फॉर पीपल टू स्पीक इन फ्रीडम, टू असेंबल विदाउट फियर और इनहिबिशन, to vote whosoever they choose, to uphold the independence of the judiciary and freedom of press, including in the cyber domain. उन्होंने कहा कि
वो प्रतिबद्ध है कि जो है फंडामेंटल्स राइट है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। वाह जी वाह। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उन्होंने करी, फिर उन्होंने कहा कि आप मीटिंग्स कर सकते हो, डरने की कोई बात ही नहीं है, और आप वोट डालोगे, किसी को भी आप चुन के ला सकते हो, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फ्रीडम ऑफ प्रेस की उन्होंने बात की, इंक्लूडिंग द साइबर डोमेन। इस साइबर डोमेन वगैरह छोड़िए, पहले हम बात करेंगे ना फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स की। देखिए पूरे इस चीज़ में उन्होंने कभी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, उन्होंने इस बात की बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ कहा फंडामेंटल राइट्स, और पीपल जो है राइट टू स्पीक इन फॉर पीपल टू स्पीक इन फ्रीडम। तो तुम्हारे लड़के बैठे हुए हैं सरकार में, जो भी कुछ बोल रहा है उनको जाके पीट रहे हैं, मार रहे हैं, बोल रहे चुप रहो। तो यही सब चल रहा है। हिंदूज आर अंडर ट्रेमेंडस थ्रेट, they are being attacked every alternate day, more so every day. You are forcing people, Hindu girls, to wear hijab, you are forcing Hindu girls to recite Quran verses. तो ये सब चल रहा है तुम्हारे देश में, तो how are you going to, you are only giving some false statements at a world forum. You have got a platform, so you are misusing that platform rather than making any concrete or taking any concrete steps towards the restoration of the constitutional process in Bangladesh. You have not mentioned the timeline that we will hold elections very soon or something like that. कुछ भी नहीं कहा कि हम elections करवाएंगे, will bring back democracy. You are an unconstitutional government, running a government with no constitutional legality. तो लेकिन आप लोग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। आई डोंट नो हाउ ही वॉज गिवन अ प्लेस इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू गिव अ स्पीच। एक डिक्टेटर की तरह गए, वो जाके स्पीच दिया उन्होंने, बैक्ड बाय द मिलिट्री। तो ये हुई है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ना यूनुस साहब जो है उन्होंने एक इंसान से मुलाकात की वहीं पे। वो शख्स है करीम ए खान। ये पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी है, यूके का सिटीज़न है, बार एट लॉ है, वहीं पे वो प्रैक्टिस करता है। उसके अलावा ही इज़ द चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का चीफ प्रोसिक्यूटर है। उसने यूनुस साहब से मुलाकात की, पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है बांग्लादेश में, जैसे कि 700 के करीब मौतें हुई हैं बांग्लादेश में, और रोहिंग्यास की को भी जो मारा गया है, उन सारे केसेस को ना आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके आइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि हसीना के खिलाफ मैं वारंट जारी करवा दूंगा, ये जो मास मर्डर्स हुए हैं वगैरह वगैरह। और देखिए मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत बढ़िया है। मैंने नेतन्याहू के नाम पे मैंने अरेस्ट वारंट निकलवा दिया है। मैंने व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है, सोचिए इतना बड़ा आदमी है, उसके नाम पे वारंट निकलवा दिया है। तो ये हसीना क्या है, 2 मिनट लगेंगे और आप जो है सारे केसेस लेके आइए। भाई करीम ए खान, तुम्हें पाकिस्तान के अंदर जो बलोच डिसअपियर कर रहे हैं, जो बलोच मारे जा रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है। शहबाज शरीफ को बोला है क्या, जो लेके आओ डिसअपियरेंसेस के, मैं तुम्हारे अगेंस्ट मैं अरेस्ट वारंट निकलवाऊंगा, कि आसिम मुन्नीर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकलवाऊंगा। Why this pick and choose? You are playing to the gallery of your community, it seems so, isn't it? तो यही सब चल रहा है। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये चीफ प्रोसिक्यूटर, ये भी ही हैज़ अ स्लांट, ये ओपन पता चल रहा है इस बात से। तो ये बात हो गई है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यूनुस साहब। मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा था यूनुस साहब के बारे में। यूनुस साहब जो है ना, यूनुस साहब बांग्लादेश का जब
स्ट्रगल चल रहा था, लिबरेशन, जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, ही नेवर पार्टिसिपेटेड। वो गए अमेरिका फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेके, वहाँ पे कंप्लीट की, लेक्चरशिप कर रहे थे, उसके बाद गए वहाँ पे अपना वो कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट, पीएचडी वगैरह हो गया, फिर वहीं पे बस गए थे वो, शादी वादी करके वहीं अंग्रेज से बस गए थे वो, और बसने के बाद वहाँ वो पढ़ा रहे थे। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश का लिबरेशन में, कोई ऐसा कोई बहुत ठोस कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है ही हैड रेज्ड सम फंड्स एंड सेंड इट बैक होम, दैट्स नॉट अ बिग डील। देखिए, अमेरिकन एसेट्स जो होते हैं वो दे हैव टू बी अ डबल एजेंट टू सर्वाइव। तो उन्होंने क्या किया, वो अमेरिका के एसेट भी थे और यहाँ बांग्लादेश के जो फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था, शेख मुजीब को दिखा रहे थे या नूरुल हसन इस्लाम को दिखा रहे थे कि देखिए मैं ये सब कर रहा हूँ, पैसे भिजवा रहा हूँ। तो बिकॉज ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि वो अमेरिकन एसेट हैं, कि उन्हें ऑल थ्रू जब ये लिबरेशन वॉर चल रहा था बांग्लादेश के भीतर, अमेरिका वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान फुल्ली, आर्म्स, एम्यूनिशंस, इवन जो वॉर स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ अमेरिका दे रहा था। हालांकि भारत के साथ साथ पाकिस्तान वॉर हार गया और 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सरेंडर पाकिस्तान का भारत के सामने हुआ था, वो बात एक अलग चैप्टर है, वो कभी और डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो ये मैंने कहा, और जब 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 मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ है बांग्लादेश के भीतर, तब तब यूनिस मोहम्मद, मिलिट्री हैज आस्क्ड मोहम्मद यूनिस टू बिकम एन एडवाइजर। अगर इधर वो एडवाइजर के तौर पे किसी डिपार्टमेंट के हो या एज ए मिनिस्टर जैसे बोल सकते हो, अभी जैसे उन लड़कों को उन्होंने बिठाया हुआ है, उसी तौर पे 96 में, फिर 2007 का मुझे पता नहीं उनको कहा गया था, बट ही सजेस्टेड सम अदर पर्सन्स नेम, तो उनका है। और ऊपर से उनका अभी तो गए थे तो उन्होंने अपने जुबान से बोल दिया है कि बिल क्लिंटन और अमेरिकन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग हिम wholeheartedly and has supported him all through till he got the seat as चीफ एडवाइजर। उन्होंने ओपनली बोल दिया कि हाँ, अमेरिकन सपोर्ट से मैं इंटरिम हेड बना हूँ। अब हम बात करेंगे हिंदूज की, हिंदू माइनॉरिटीज़ की। अभी हिंदू माइनॉरिटीज़ जो हैं बांग्लादेश के भीतर, उनको अभी एकजुट वो होने लगे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना अभी 1-2 दिन की बात है, एक उनका, देखिए जब बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस हुआ था, बांग्लादेश में 22% हिंदू पॉपुलेशन था। अभी एट द प्रेजेंट ये 8% घट के 8% पे आ गया। स्टिल हिंदूज आर द मेजर ग्रुप इन द माइनॉरिटी, अमंग द माइनॉरिटीज। अब जो वहाँ बांग्लादेश के भीतर, वहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल। तो इसको BHBCOP बोलते हैं। तो ये जो उसका जो प्रेसिडियम है, उनके लीडर्स हैं, कुछ हिंदू लीडर्स ने प्रेस के साथ इंटरव्यू में ये बातें रखी हैं कि वो चाहते हैं कि उनके देश में 2-3 तरह का चेंजेस हो। वो चाहते हैं कि जैसे कि पहले 1954 में पाकिस्तान में क्या था, तब तो ईस्ट पाकिस्तान ही था, तो वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था, इलेक्टोरेट सिस्टम। तो वो चाहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हो, एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन है एस्टैब्लिशिंग अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हिंदू फॉर हिंदूज, और तीसरा ऑप्शन है रिजर्विंग सीट्स इन पार्लियामेंट फॉर माइनॉरिटीज। देखिए, इनमें से पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रादर उनको इधर यू गिव रिजर्व सीट्स, 20% सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए रख दो, 100% या 20 हो या 33% सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए रखो, और गिव देम अ सेपरेट इलेक्टोरेट। वो अपने लोगों को चुन के लाएंगे तो अपना सीट्स, बेटर इज गिविंग देम सीट्स इन द पार्लियामेंट। वही है
सबसे बेहतर उपाय है। इससे क्या होगा, दे विल कम टुगेदर, सारे माइनॉरिटीज मिलकर दे कैन हैव द प्लेस इन द पार्लियामेंट एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो ये हो सकता है। तो ये किसने कहा, ये जो उनका जो प्रेसिडियम के मेंबर जो है काजल देवनाथ जी, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि ये जो बोल रहे हैं ना यूनुस साहब कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है सब कुछ, और जो भी हुआ है वो आवामी लीग के लोग थे। भाई तुम लोग हर बांग्लादेशी हर हिंदू को आवामी लीग के साथ जोड़ के देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि ना आवामी लीग वाज मोर द मोस्ट सेक्युलर पार्टी द होल ऑफ बांग्लादेश, रेस्ट ऑफ देम आर इस्लामिस्ट। तो so you will always find them, you will identify the Hindus with Awami League. That's how you have created a narrative ना, you have set a narrative। तो अब क्या है, ये देवनाथ जी, जो काजल देवनाथ जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि डेटा कलेक्ट किया गया है, ये जो BHBCOP ये जो ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल है उसने कि 2010 ऐसी घटनाएं घटी हैं जहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज़ पे अटैक हुई है, मर्डर्स हुए हैं, फिजिकल असॉल्ट हुए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं, टेम्पल्स अटैक हुए हैं और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुई है। 2010 ऐसे इंसिडेंट्स, घटनाएं छोटी बड़ी हुई हैं बांग्लादेश के भीतर। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या है, they have not kept any record of these because ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स टीम आई है, अमेरिका उसको कंट्रोल करता है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ये डोंट टेक द फीडबैक फ्रॉम द हिंदूज। और अमेरिका का हर वक्त ये है कि मेरा इंटरेस्ट है बेस इन बांग्लादेश, सो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लेट थिंग्स गो एज इट इज। Let there be a dictator like Muhammad Yunus, he is our man, as long as he fulfills our wishes, he will sit on the throne, that's it। अब ये जो जमाते इस्लामी जो है बांग्लादेश का, उसका एक अमीर है। मैंने पहली बार जो इस्लाम के देशों में जब कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था तब अमीर वगैरह होते थे, लेकिन बांग्लादेश के जमाते इस्लामी का अमीर है सफ़ीकुर रहमान। वो उसका क्या कहना है, वो बोल रहा है कि ये जो अवामी लीग है इसने जेनोसाइड घटाई है बांग्लादेश में और इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए नेशनल पॉलिटिक्स के से वगैरह वगैरह, और हमारे भीतर भी लोगों को थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये इसका मतलब क्या है, वो दीज पीपल, ये जितने भी हैं ये जमात वाले, ये सारे रज़ाकार हैं, ज़्यादातर रज़ाकार हैं जो कि पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे जब पाकिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। और ये उल्टे अभी बोल रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात हो गई है। अब इसका क्या कहना है, ये बोल रहा है कि भाई तुम कौन होते हो? देयर इज ए, अभी तो मैं मान रहा हूँ कि देयर इज नो गवर्नमेंट एज सच इन बांग्लादेश, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सब कुछ, तो लेकिन फिर भी अभी हो रहा है। तो ये साहब आके बताना शुरू कर दिया कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एकदम कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं। देखिए मैं जो बोल रहा था ना कि हमारे भारत देश के मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, फ्रंटलाइन में लिखा है कि भारत से अपने पड़ोसी क्यों खफा है। तो उसका जो जवाब है मेरे लिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए भारत के आस पड़ोस में कौन है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और वहाँ बिल्कुल साउथ वेस्ट रीजन में जो ओशन में मालदीव्स है, यही तो है ना। और कुछ हम वी शेयर द बॉर्डर्स विथ चाइना। चाइना तो छोड़िए, चाइना का हमें कोई अभी कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हम पड़ोसियों की बात करेंगे। उसमें से हम अगर देखते हैं 3 देश, पहला मैं देता हूँ एग्जाम्पल पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा मालदीव्स। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है? कौन फॉलो करता है? किस रिलीजन को फॉलो करता है? इस्लाम को फॉलो करता है।
इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं और वो डेमोक्रेसी है। देखिए, इन इन देशों में जहाँ पे वो लोग मेजॉरिटी रिलीजन इस्लाम फॉलो करती है और डेमोक्रेसी है, वहाँ पे हर वक्त मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो रिलीजन और मिलिट्री जहाँ मिलते हैं वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म होता है। तो ये जो कट्टर जो है, जहाँ पे कट्टरपंथी चल रही है, देख, जहाँ जब तक अवामी लीग सेकुलरिज्म फॉलो कर रही थी सब सही था। जिस दिन ये जो रिवॉल्यूशन चला और ये कट्टरपंथी शुरू हो गई बांग्लादेश के भीतर, देखिए ये जो वकरुज़्ज़मा, ही हैज़ जॉइंड हैंड्स विद द रेडिकल मुस्लिम्स। इसीलिए तो ही इज बैकिंग अ इंटरिम गवर्नमेंट। द इंटरिम गवर्नमेंट इज टूथलेस। He is actually leading from behind. He is the main power, but he is getting orders from somewhere else. And his stooges are the three military men and these people, Yunus and those students and the professor. पाकिस्तान का भी वही है। देखिए, पाकिस्तान में आर्मी जब चाहेगी तब सरकार बदलेगी। सो बिकॉज रेडिकलिज्म ज़्यादा है, टेररिस्ट रूल, टेररिस्ट को कौन कंट्रोल करता है पाकिस्तान में? आर्मी कंट्रोल करती है। तो आर्मी क्या करता है? दे अनलिश द टेररिस्ट। वो जैसे कि यू लीश अ डॉग, अगर कोई इंट्रूडर आता है कि किसी चीज़ से खतरा है, व्हाट यू डू इज अनलिश द डॉग, आप कुत्ते को छोड़ देते हैं उसके ऊपर। इसी तरह क्या करता है वो आर्मी, वो क्या करता है, टेररिस्टों को छोड़ देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि इमरान खान को ज़बरदस्ती चेंज करके उसने शहबाज शरीफ को बिठाया था, फिर इलेक्शंस करवाया, उसको रिग करवा के उसको बिठाया परमानेंटली अभी। तो यही सब करते हैं। तो जहाँ पे इस्लाम और आर्मी का हाथ हैंडशेक है जिसे बोलते हैं ना, जिनका जो बोलते हैं जो पार्टनर्स हैं, वहीं पे डेमोक्रेसी सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब ख़त्म हो जाती है। और बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश उसी रास्ते पे चल रहा है। मोहम्मद मुइज़ू जो है अभी जो मालदीव्स में जो बना है प्रेसिडेंट, एक यूनिवर्सिटी में गया था यूएस में, उसको पूछा गया बात कि इंडिया आउट कैंपेन करके तुम जो आए हो पावर में, इंडिया आउट कैंपेन क्या हुआ? तब उसने कहा कि नहीं, मैं इंडिया आउट कैंपेन में इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, और जिसने भी इंडिया के खिलाफ मेरे यहाँ मंत्री ने बोला है, मैंने उसको निकाल दिया है। नाउ ही हैज़ रियलाइज्ड, मुइज़ू को पता चल गया है कि भारत के बगैर पूरे सब कॉन्टिनेंट में यू कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज इंडिया इज द पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह की बातें भूल ही जाओ। यू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ इंडिया, इंडिया विल सपोर्ट यू होल हार्टेडली, क्योंकि ना इंडियाज पॉलिसी इज नेबरहुड फर्स्ट। नाउ एवरी ऑल्टरनेट डे क्या हो रहा है, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर्स बगैर कागज के भारत के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज असम से पीट के भगा रहे हैं, लोगों को पकड़ के त्रिपुरा से भगा रहे हैं। यार, वेरेवर इंडिया इज शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान विद बांग्लादेश, जबरदस्ती इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं। भाई, इतना अच्छा देश है, रखो तुम अपने पास ना। मैं पिछले वीडियो में ही कहा था कि क्यों कर रहे हो ये सब। नाउ हिमंत बिश्व शर्मा ऑफ असम, ही इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनआरसी। इसके बाद धीरे धीरे हर स्टेट में ये लागू होगा, और बांग्लादेशी दोज हु आर स्टेइंग इलीगली इन इंडिया विल बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड बैक टू बांग्लादेश। तो अभी खिलाने के लिए लाले पड़े हुए हैं लोगों को, अब जब ये वापस जाएंगे तब खिलाना उनको। IMF is not going to pay a single pie to Bangladesh. अभी let the team arrive, ये जो बोल के गए हैं ना, you first and foremost, you are not a constitutionally elected government, so your decision जो होगा उसका ramification भी होगा। If you want to hike taxes, if you are the people ready to pay that? Mob justice चल रहा है, there is no law and order in the country, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेट्स सी। अब मैंने कहा ना कि जहाँ पे इस्लाम और मिलिट्री का हाथ जो दे बिकम पार्टनर्स, द
द कंट्री सीजेस टू एग्जिस्ट। तो लेट्स सी बांग्लादेश का क्या होगा, क्योंकि ना वंस दैट हैपन्स टेररिज्म टेक्स द हेड ऑफ टेररिज्म कम्स अप, तो सर उठा के बैठेगा टेररिज्म। तो ये जमात इस्लामी के साथ अगर हाथ मिलाएगी मिलिट्री, तो देखते हैं। ऑलरेडी यूनिस इज इन हैंड इन ग्लव्स विद द जमात पीपल। इट्स एविडेंट फ्रॉम व्हाट ही हैज द टाई, बिकॉज फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात ही नहीं किया है उन्होंने यूएनजीए में, तो इससे क्या पता चलता है हमें। और हिंदूज एटलीस्ट ही शुड हैव स्पोकन अबाउट द हिंदूज इन द यूनाइटेड नेशंस, कि हाँ हिंदूज के बारे में मैं सोच रहा हूँ, आई वांट दैट द हिंदूज आर सेफ इन बांग्लादेश। ही डिडंट इवन से दैट। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में था, जो भी अपडेट था मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो और बांग्लादेश के लोग जो भी ये वीडियो बाई चांस देख भी रहे हैं ना, मैं जब बोल रहा हूँ ना बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ के भेज रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी है जो कि इलीगली विदाउट पेपर्स, विदाउट वैलिड पासपोर्ट या वीज़ा वो भारत में आके रह रहे हैं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे वीडियो को ना देख के ना ऐसे बातें या कमेंट्स मत कीजिए, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। और दूसरी बात है, अभी एक उड़ती हुई खबर थी कि वो जो स्पेक्टेटर एक आया था, एक कोई टाइगर रोबी, उनका कोई एक फ़ैन है बांग्लादेश टीम का, वो आके यहाँ उसको किसी ने कानपुर में मारा है। कुछ नहीं है, ही वॉज अब्यूजिंग मोहम्मद सिराज इन तमिलनाडु इन बंगाली लैंग्वेज। वहाँ के लोग तो बंगाली समझते नहीं है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। कानपुर में बात की, वहाँ लोग बंगाली समझते हैं, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं किया है। लेकिन he was suffering, he has come to India on a medical visa, he is suffering from tuberculosis, उसको टीबी हुआ है। और टीबी हुआ है लेकिन हर जगह घूम घूम के मैच वो देख रहा है। पता नहीं है what type of visa are being issued to Bangladeshi nationals, even the government of India should take note of this। क्यों ऐसे वीज़ा दी जाती हैं जहाँ पे क्रिकेट फैन मेडिकल वीज़ा लेके आता है, मैच देख रहा है, तो उसको किसी ने मैन हैंडल नहीं किया है। ही हैड कोलैप्स ड्यू टू हीट, डिहाइड्रेशन के लिए वो कोलैप्स कर गया। जब पुलिस लेके गई तब पता चला कि उसको टीबी हुआ है, तो और उसका वीज़ा भी जो है मेडिकल वीज़ा पे हुआ है। तो यही सब हुआ है, हो रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।